एली कोहन शाम के सियासी वानों में मौजूद इसराइली जासूस जिसने कई बरसों तक अरबों को बेवकूफ बनाए रखा। एली कोहन कौन था, कहां से था, शाम के सियासी वानों में कैसे घुसा, क्या क्या कामयाबियां हासिल की, कैसे पकड़ा गया और उसका अंजाम क्या हुआ, ये हम बता रहे हैं आपको आज की इस वीडियो में। पीजी प्राइम की नई दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में खुशामदीद। एली कोहन कोड नेम एजेंट 88, 26 दिसंबर 1924 को मिस्र के शहर सिकंदरिया में पैदा हुआ। मिस्री पैदाइशी सर्टिफिकेट के मुताबिक उसका नाम इलियाहू शाउल कोहन था। उसका खानदान शाम के शहर हलब से मिस्र आया था। उसने इब्तदाई तालीम सिकंदरिया के यहूदी मदारिस से हासिल की। बाद-अज़ां काहिरा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, तहाँ वो अपनी तालीम मुकम्मल ना कर सका। कोहन को अरबी और इब्रानी जुबान के अलावा फ्रांसीसी जुबान पर भी अबूर हासिल था। 20 साल की उम्र में कोहन आलमी सेहूनी तहरीक में शामिल हुआ। मिस्र में काम करने वाले जासूस नेटवर्क से वाबस्ता होने के बाद उसने मारूफ इसराइली जासूस जॉन डार्लिंग की सरपरस्ती में काम शुरू किया। 1956 में मिस्र पर अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के मुश्तरका हमले के वक्त कोहन को मिस्री हुकूमत ने गिरफ्तार करके 2 बरस तक कैद में रखा। रिहाई के बाद 1957 में वो इसराइल रवाना हो गया। इसराइल में क़याम के दौरान कोहन सहाफ़त से वाबस्ता हो गया और अरब अखबारात में शाया होने वाली रिपोर्टों का इब्रानी जुबान में तर्जुमा करने का काम करने लगा। कोहन ने बाद-अज़ां इसराइली इंटेलिजेंस इदारे मुसाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुसाद ने उसे शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जासूसी की जिम्मेदारी सौंपी और उस मिशन को आसान बनाने के लिए भरपूर तैयारी कराई। कोहन को मुसलमान के तौर पर शनाख्त दी गई। सरकारी दस्तावेजात में उसका नाम कामिल अमीन साबित रखा गया। कोहन को 1 बरस के लिए अर्जेंटाइन भी भेजा गया। उसे वायरलेस के इस्तेमाल के अलावा खुफिया स्याही इस्तेमाल करने की तरबियत भी दी गई। जासूसी के लिए कोहन को शाम की सियासी और मुआशी सूरत-हाल से मुकम्मल आगाही के साथ कुरान मजीद और इस्लाम की बुनियादी तालीमात से भी आगाह किया गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद कोहन दोबारा अर्जेंटाइन चला गया और एक मुसलमान शामी शहर कामिल अमील के नाम से कारोबार शुरू किया और शामी तारकीन में घुलने मिलने लगा। उसने शामी सफारत खाने के एहलकारों के साथ ताल्लुकात भी कायम कर लिए। उसने अर्जेंटाइन में शामी सफारत खाने के फौजी अताशी कर्नल अमीन अल हाफिज से गहरे ताल्लुकात उस्तवार किए, जो बाद-अज़ां शाम के सदर भी बने। 1962 में कोहन दमिश्क मुंतकिल हो गया, जहां फौज और सियासतदानों के साथ ताल्लुकात कायम करके सबका मंजूर नजर बन गया। उसे वजारत दिफा में अहम ओहदे पर फायज किया गया, जहां वो वज़ीर दिफा का मुशीर और बाद-अज़ां नायब वजीर बना दिया गया। अगर उसे मजीद वक्त मिल जाता तो वो मुमकिना तौर पर वज़ीर दिफा का कलमदान हासिल करने में कामयाब हो जाता। इत्तफाकन उसका इंकशाफ हुआ और शामी हुकूमत ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोहन का राज कैसे फाश हुआ, इस बारे में 2 मुख्तलिफ कहानियां बयान की जाती हैं। एक कहानी के मुताबिक उसका राज इसराइल में मिस्री जासूस रिफत अल जमाल ने जाहिर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिफत अल जमाल को मालूमात हासिल हुई कि शाम का नायब वजीर दिफा और मुशीर इसराइल का जासूस है। उन्होंने फौरी तौर पर मिस्री हुकाम को इसकी इतला दी, जिन्होंने शामी हुकूमत को इस बारे में आगाह कर दिया। दूसरी कहानी के मुताबिक एली कोहन दमिश्क में इंडियन सफारत खाने के करीब रहता था। इंडियन सफारत खाने के एहलकारों ने मुतादिद बार ऐसे वायरलेस सिग्नल्स वसूल किए जो सफारत खाने के वायरलेस पर मौसूल हो रहे थे। इसके अलावा इस वजह से सफारत खाने का वायरलेस निज़ाम भी मुतासिर हो रहा था। इंडियन सफारत खाने के एहलकारों ने शामी हुकाम को बताया कि उनके सफारत खाने के करीब कोई शख्स वायरलेस इस्तेमाल कर रहा है, जिसके सिग्नल से सफारत खाने का वायरलेस निज़ाम मुतासिर हो रहा है। शामी हुकाम ने मामले की छानबीन करके वायरलेस सिग्नल्स के मकाम का सुराग लगा लिया। इसके बाद शामी हुकाम ने छापा मारकर एली कोहन को रंगे हाथों पकड़ लिया। अदालती कार्रवाई से गुजारने के बाद 18 मई 1965 को एली कोहन को सजाए मौत दे दी गई। शामी हुकाम का कहना है कि एली कोहन ने इसराइली हुकाम को गोलान की चोटियों के बारे में अहम मालूमात फराहम की थी और उसकी फराहम करदा मालूमात की बदौलत इसराइल के लिए गोलान पर कब्जा आसान हो गया था। शामी हुकाम के मुताबिक एली कोहन ने शामी फौज के बारे में भी अहम मालूमात इसराइल को फराहम की थी।
اسرائیلی حکام نے متعدد بار شامی حکومت سے اہلی کہن کی باقیات حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ 2004 میں اسرائیل نے فرانس، جرمنی اور اقوام متحدہ کے توسط سے صدر بشار الاسد سے تعاون کی اپیل کی۔ شام نے باقیات حوالے کرنے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ شام اور اسرائیل کے درمیان اس طرح کا کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اہلی کہن کی باقیات روس کے تعاون سے اسرائیل منتقل کر دی گئی، تاہم اسرائیل نے اس کی باقیات وصول کرنے کے حوالے سے سرکاری طور پر تردید یا تصدیق نہیں کی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے PZ پرائم کو سبسکرائب کر لیں۔